नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं भागीरथी गार्डन में और हमारे साथ मौजूद है 5 पैनलिस्ट, साथ हमारे साथ मौजूद है 5 जर्नलिस्ट भी। हम आपको बता दें इस समय का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है। यहाँ पर किसान नेता से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय मौजूदा सरकार में है, सत्ता में है, तो साथ ही साथ सपा बसपा कांग्रेस से भी गवाह कहीं ना कहीं होगा। 5 जर्नलिस्ट सीधे तौर पर सीधे सवाल करेंगे और महासंग्राम 5 का प्रहार शायद इसीलिए इस डिबेट शो का नाम भी है। सीधे सवाल करेंगे और जवाब देंगे सामने बैठे पैनलिस्ट जो कि हर एक पार्टी से मौजूद है। आज राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती भी है, तो इसलिए सबसे पहले उन्हें विनम्र और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और अब कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। महासंग्राम 5 का प्रहार, इस समय सभी नेता यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने नेताओं को सुनने के लिए उनके यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है। तो ऐसे में हम सवाल शुरू करेंगे और उनका जवाब देंगे यहाँ बैठे सभी नेता। तो शुरुआत करते हैं और सीधे बुलाना शुरू करते हैं तो भाजपा से जिला संयोजक यमुनापाल भगवान द्विवेदी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें भगवान द्विवेदी जी का। इसी के अगली कड़ी में समाजवादी पार्टी से जिला सचिव राजेश पांडे जी, आपका स्वागत है। राजेश पांडे जी आए। बीएसपी से जिला प्रभारी राम कुमार कुशवाहा जी, राम कुमार कुशवाहा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। राम कुमार कुशवाहा जी आए। ओवर टू यू मनोज। अगली कड़ी में अपना दलीय जिला अध्यक्ष सांस्कृतिक मंच शिव बालक कोल जी, आपका स्वागत है। आए शिव बालक कोल। साथ ही हमारे साथ मौजूद है युवा और किसान नेता, लोकप्रिय चेहरा, जिला पंचायत सदस्य पिंटू चौबे जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें पिंटू चौबे जी का। पिंटू चौबे जी की अगली कड़ी में कांग्रेस के जिला सचिव प्रदेश कमेटी दिनेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। इसी कड़ी में हमारे साथ 5 पैनलिस्ट तो अब आ गए। अब 5 पैनलिस्ट पर सवालों का प्रहार करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 5 वरिष्ठ संवाददाता, 5 वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले पत्रकार संघ चुनाव अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा जी का, जोरदार तालियों से स्वागत करें महेंद्र मिश्रा जी का। अगली कड़ी में पत्रकारों की श्रेणी में तो सुरेश तिवारी जी प्रभाग भाष से, आपका भी बहुत बहुत। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है अमर उजाला को पहचान देने वाले, साथ ही साथ चुनाव में और अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार सिमलेश पांडे जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें सिमलेश पांडे जी का। पत्रकारों कड़ी में शार्प रिपोर्टर के रूप में, वरिष्ठ के रूप में शारदा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदा सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ मौजूद है युवा पत्रकार गणेश मिश्रा जी, जन मोर्चा लिखते हैं और जन का मोर्चा संभाले हुए जन मोर्चा से गणेश मिश्रा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमें आप देख रहे हैं, मैं आपका एंकर, आपका होस्ट अनुराग मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मनोज शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार सभी साथियों का, मैं मनोज कुमार शर्मा न्यूज इंडिया से सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब हम शुरू करेंगे 5 का प्रहार। वैसे परिचय हो गया, इधर हम कहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ मौजूद हैं अपने अपने नेताओं को सुनने के लिए उत्सुक से लग रहे हैं। तो अब हम इससे ज्यादा देर नहीं करेंगे और शुरुआत करते हैं सीधे सवालों से। और सबसे पहला सवाल होगा भगवान द्विवेदी जी से, क्योंकि ये भी सत्ता पक्ष में है, सत्ता में बैठे हुए हैं, शीर्ष नेतृत्व ने समय दिया है। तो भाजपा से भगवान द्विवेदी जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, भाजपा 2024 में सरकार बनाने के लिए किस तरह से आम जनता के लिए कार्य कर रही है, आप बताएं। जनता हेलो, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे नौजवान साथी पत्रकार जो इस तरह की सोच रखे, इस तरह कार्यक्रम रखे और आप सभी की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए हम निश्चित तौर पर बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर काम कर रही है। और विकास के मुद्दे पर 2014 में सरकार बनी, विकास के ही मुद्दे पर 2017 में अपने उत्तर प्रदेश सरकार बनी, 19 में बनी और आगामी आने वाले समय में भी हमारी सरकार विकास के ही मुद्दे पर बनेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतवर्ष में
फिर से बनने जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगला सवाल मनोज जी पूछें। अगला सवाल है हमारा समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हुए नेता 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जी की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या गठबंधन में हो जाएंगे? बहुत बहुत आभार सर्वप्रथम यहाँ के मीडिया के साथियों को देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचारी और दमनकारी सरकार के खिलाफ हम लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और आज इस क्षेत्र में जिनके नाम से हम लोग गौरवान्वित होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर कर चुके राजा बीपी सिंह का जन्म आज जयंती है, इसलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों 2024 मीडिया के साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के की मंशा के अनुरूप चलेगा। अगर वो गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लोग गठबंधन नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। गठबंधन करेंगे आप? अगर गठबंधन से लड़ेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व हम लोगों को स्वीकार है, अन्यथा हम लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस हिसाब से हम लोगों विधानसभा में पूरी ताकत से अपना प्रत्याशी जिताने का काम किया है, आगामी आने वाले 2024 में हम लोग 50+ यहाँ से रहेंगे। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, पिछली बार जो भी चुनाव हुआ था गठबंधन की भरपूर कोशिश थी, उस बार भी आप लोग फेल हुए। इस बार गठबंधन या व्यक्तिगत में कैसे आगे? नहीं, फेल नहीं हुई। उस बार हम लोग जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झूठ बोलने में माहिर है। हमारे दलित और पिछड़े समाज को इन्होंने बहकाने का काम किया था। लेकिन जब से सरकार बनी है, जिस हिसाब से अत्याचार हो रहा है, चाहे हत्याएं हो रही हैं, चाहे बलात्कार हो रहा है, चाहे किसान प्रताड़ित हैं, नौजवान शिक्षा मित्र के रूप में देखिए कजारी कितने नौजवानों ने आत्महत्या किया, वो हर समाज के लोग थे, हिंदू समाज से भी आते हैं। तो हम लोग आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी में हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, वो तो 2024 में देखा जाएगा। तो अगला सवाल राम कुमार कुशवाहा जी से। 2024 आप लोग लड़ने वाले हैं, 2022 में आप लोगों ने लड़ा, तो क्या लगता है, क्योंकि बार बार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2022 में जिस तरह से बहन मायावती जी को सामने आना चाहिए था, जिस तरह से प्रचार प्रसार में खड़े होना चाहिए था, क्यों कमजोरी, कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है कमजोरी थी, तो क्या 2024 में वो कमजोरी को आगे बढ़ाएगी बसपा? बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों को। सीधे मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं। सम्मानित पत्रकार जी, बहन जी ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ा और उसी का परिणाम रहा कि 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी से आज भी 10 हैं, 10 चुनाव जीते। रही बात सीट की 2022 के असेंबली के चुनाव में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की अगर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और उत्तर प्रदेश के 2022 के असेंबली में 1,37,556 वोट मिला, हमें 1.5 करोड़ के लगभग वोट मिला। सीटें आना न आना थोड़ा बहुत राजनीति में चलता है। 1998 में और 88 में आप देखिए, जब ये लोग भी आज सत्ता में जो लोग हैं, 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। 2024 में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से अपनी तैयारी करके अपने बलबूते चुनाव लड़ने जा रही है और हम कामयाब होंगे। और अगर प्रधानमंत्री अगर देश का बनेगा तो दलित की बेटी बहन कुमारी मायावती की बनेगी। बड़ा दावा किया है आपने, वो तो 2024 में देखा जाएगा। अपना दल जिस प्रकार से बीएसपी के नेता इस प्रकार से भाजपा सरकार पर, उनके कार्यकर्ताओं पर बात रख रही है, आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आए हुए हमारे सभी सम्मानित गण नेतागण, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 22 साल से हमने अपने समाज सेवा जीवन सफर तय किया। सरकार सबकी हमने देखा, बसपा देखा, सपा देखा और भाजपा देख रहे हैं। आने वाले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रिया दीदी जी, जो दिन रात
मेहनत कर रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग चल रही है, रणनीति चल रही है, उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 2027 में आदरणीय अनुप्रिया दीदी मुख्यमंत्री बनेंगी। बात यहाँ 2024 लोकसभा की हो रही है। नहीं, 24 के तो अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं। गठबंधन में रहे। सवाल हमारा आपके बगल बैठे नेता से था कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी सरकार बनाने की बात कही थी लोकसभा की, उसके विषय में राजनीतिक पार्टी के जो भी नेता होते हैं वो वही दावा करते हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी। चलिए कांग्रेस से सीधे सवाल करते हैं। क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फर्क दिखा है? क्या मजबूती से अब कांग्रेस 2024 में दोबारा चुनाव में रिटर्न आए? क्योंकि काफी मुश्किलें राहुल गांधी जी को इस समय झेलनी पड़ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया समस्त मीडिया बंदियों का और उपस्थित आप सभी अग्रजों का। आपका सवाल बहुत ही शानदार है और जवाब आप देखेंगे तो जनता के बीच में जिस तरह से मुस्कुराहट भरा चेहरा और राहुल गांधी की तरफ पूरे देश की नजर और एक उम्मीद की लहर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जन जन तक, गांव-गांव तक, डगर-डगर तक चलकर राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी किया। उसका आप रिजल्ट की बात करेंगे तो हम लोग खैर रिजल्ट पे जाते नहीं हैं। जब आप संघर्ष करते हैं चुनावी रिजल्ट पे नहीं जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कभी हाल में कर्नाटक का चुनाव हुआ है। वर्तमान में केंद्र की सरकार बहुत सारे विकास के दावे भाई साहब लोग कर रहे हैं और आपने देखा केंद्र में किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया और एक नजीर पेश किया है कि आने वाले 2024 में पूरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और आज पूरा इस देश की दलित, शोषित, वंचित समाज की तमाम पार्टियां, दलित, पिछड़े, आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले, किसानों के नेतृत्व करने वाली पार्टियां, पटना में महासंग्राम हुआ है, आपने देखा है और सभी लोगों ने तय किया। क्योंकि जनता तैयार हो चुकी है, अब पार्टियां तैयार हैं, तो आप मान लीजिए ये जो लोग जनता के खिलाफ, जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर करके, गोला दे करके, उनका पूरा का पूरा चरित्र साफ हो चुका है। 2024 में जनता जवाब देगी और इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। तो क्या चेहरा राहुल गांधी जी रहेंगे या फिर कांग्रेस कहीं बदलने की सोच रही है? चेहरा राहुल गांधी जी की विचारधारा होगा और इस देश के आम आवाम जनता के सवालों के बीच का एक चेहरा होगा। वो पार्टियां, सभी पार्टियां मिलकर के तय करेंगी किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कि सभी पार्टियां इस देश के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगी। हमारे साथ किसान नेता हैं, युवा जिला पंचायत सदस्य पिंटू चौबे जी हैं, तो सीधे हम उनसे सवाल करते हैं। पिंटू चौबे जी, किस तरह से, चाहे सरकार तो कोई भी हो, लेकिन किसानों के मुद्दे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार किसानों के लिए लड़ने वाले आप लोग हैं, तो किस तरह से कोई भी सरकार हो, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, किस तरह से उनके लिए आप लड़ने का काम करेंगे और आगे उनके लिए लड़ेंगे? क्योंकि 2024 में किसानों का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ होता है वो हर किसी के सामने है, उस पर आप क्या कहें? धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी भाइयों का। देखिए, किसानों की समस्या आज से नहीं है, जब से किसान हैं इस धरती पर तब से चली आई है। हर सरकार किसानों को कुछ न कुछ देने का वादा करती है और कभी पूरा नहीं करती। अभी 2 साल तक किसान आंदोलन चला, हालांकि वो किसान आंदोलन केवल 2-3 राज्यों में प्रभावित था, बाकी सारे देश में किसान परेशान हैं। अभी आप खाद के दुकान पर चले जाइए तो आपको लिक्विड और यूरिया कोई आए हैं नैनो, वो जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी आप धान केंद्रों पर चले जाइए, किसानों का पता करिए तो हमें लग रहा है कम से कम 10-10 करोड़ हर केंद्र पर किसानों का अभी भी भुगतान बाकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई लड़ने वाला है। दूसरी बात, किसान भी उसमें बहुत वो है नहीं, वो अपना जाते हैं, अपना पैरवी किए चले आए। दूसरा ये कि हम लोग इस बार ये किसानों के लिए यहाँ पहले से हम लोग ये व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था मतलब लड़ेंगे उसके लिए, कि व्यवस्था ये बनाई जाए कि हर किसान केंद्र पर CCTV हो। 200 कुंटल की लगभग तौल होती है और उस पर रजिस्टर पर चढ़ता है 500, 600, 700 कुंटल।
तो ये खरीद बिचौलियों का है। सबसे ज्यादा किसान परेशान है, सरकार से कम परेशान है, वो बिचौलियों से परेशान है। जो किसानों का फायदा होना चाहिए वो बिचौलिए ले जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हरेकेश द्विवेदी जी से पुनः हम वापस आते हैं सवाल पर। जिस प्रकार से विपक्षी दल अपना ताल ठोक रही है, जैसा कि आप सुन रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने इन सबको नकार दिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप लोग देख रहे हैं। उसमें जताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार अच्छे ढंग से किसान, मजदूर, शोषित, वंचित जो भी ऐसे लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। जो अभी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, जो SC ST की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? आज द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला को देश का महामहिम बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम किया है। अभी किसानों की लड़ाई, आप किसानों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि देने की बात किसी सरकार ने किया क्या? इसके पहले तमाम सरकारें थी। आजादी सुबह टोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन साथ ही खेतों में बैलों और गायों की भी संख्या बढ़ी। ये बैल जो है ये हमारे ही आपके हैं, ये कहीं तो छोड़े नहीं गए हैं। ये किसानों के ही तो बैल हैं। जो हमारे खेत में अगर बैल घूम रहे हैं तो अगर हमारे भाई के हैं, हमारे भाई इनके हैं, इनके हमारे हैं, तो हमारे ही सबके हैं। जो बैल है, जो गाय है, गाय को हम लगाए जब तक दूध दे रही है, जैसे ही दूध देना बंद कर दी उसको हमने छोड़ के खेतों में छोड़ दिया। तो ये इसका जिम्मेदार खुद हम लोग हैं। इसके लिए हम लोग इसके लिए सरकार ने पहल किया कि गौशाला बनाने का काम किया। सरकार का तमाम बजट जो है हमारे विकास खंडों में गौशाला बनाए गए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गायों को वहाँ पर गौशाला में रखा गया है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो सरकार निश्चित रूप से किसानों के लिए काम कर रही है और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो बाजारों में, चौराहों पर, तिराहों पर देखने में झुंड के रूप में कुछ मिलते हैं, उसके विषय में आप? अब ये मानक जो बढ़ाए गए हैं, गौशाला बढ़ाए गए हैं, उसके लिए मानक बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार उस पर पहल कर रही है। निश्चित रूप से जल्द इस पे एक बड़ा कार्रवाई आप लोगों को सुनने मिलेगा। बड़ा पहल सरकार करेगी, आपको चिंता मत करिए, इसके लिए पहल की जा रही है। इसका हमें इंतजार रहेगा ही, साथ ही साथ किसानों को भी इंतजार है। नहीं, किसान हम कहते हैं, किसान अगर अपने बैलों को, अपने गायों को सुरक्षित ढंग से अपने घर में, अपने खेत में, अपने खलिहान में अपने पास रखें, उनकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से सड़कों पर कहाँ से दिखेंगे? हमारे ही तो आपके गाय भैंस है, किसके हैं बताइए? या कहीं जाए हैं क्या? जवाब ले बताए किसके गाय है? सवाल तो आप लोग पूछते हैं। देखिए, ये लोग केवल झूठ का पुल्ला खोलेंगे। अभी बोल रहे थे कि गौशाला बने हैं, बरसात में गाय मर रही हैं, एक भी गौशाले में एक भी गाय नहीं है। करोड़ों की लागत कुंभ में लगाई जाए, आपको पता नहीं है? गौशाला में आता करके देखिए, विधायक सांसद सम्मिलित है। ब्लॉक में आप जाइए, हमने पता किया तो 1.5 करोड़ एक महीने में गौशाला में खर्चा हो रहा। किसी भी गौशाला में गाय नहीं। हम लोग भ्रमण किए। देखिए, आप लोग जमीन अंतर में कभी काम नहीं किए। जमीन आप लोग गाँव में जाकर के आप देखेंगे, गौशाला पता चला गौशाला लगता है समय देने की जरूरत है। बारी बारी करके पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला गौशाला के नाम पर और गंगा सफाई के नाम पर, ये भावना का खेल है। भगवान यही आप गौशाला की बात करते हैं। आप क्षेत्र में निकलिए, आप गांव से निकलिए, घर से निकलिए, मार्केट चौराहे से निकल के देखिए, गौशाला में गाय एक नहीं है, आपको पता चल जाएगा। कितना बड़ा गौशाला अभी बेलोनिया में आपका बना हुआ है, जहाँ पर अभी हम लोग गए थे, वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गए थे। तमाम सरकार के अधिकारी आकर वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विकास खंड में कई गौशाला बनाए गए हैं, वहाँ पर गाय है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। भाई, डॉक्टर लगाए गए हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब को इलाज कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। पत्रकारों से कुछ सवाल ले लेते हैं, पत्रकारों से कुछ सवाल ले लेते हैं इस दौरान। क्या कुछ उनकी राय है? जी बोले। भगवान जी, आप की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, निश्चित रूप से गौशालाओं में गायें देखी जा रही हैं, लेकिन ये चौराहों पर जो गायों की झुंड है, जो आए दिन किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही हैं, आए दिन लोगों को दुर्घटना का शिकार बना रही हैं, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से लोगों ने गाँव गाय को, बैलों को छोड़ा, इतनी बड़ी तादाद में, अगर हम उस जिम्मेदारी को समझें तो निश्चित रूप से ये चौराहे पर, गली में, कुचों पर, मार्केट में नहीं दिखेंगे। हम देखिए, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको पूछना चाहिए, लेकिन हमारी इसकी जिम्मेदारी हमको भी उठानी चाहिए। ये गाय किसने, क्या सरकार ने छोड़ा? जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? जागरूकता है,
जागरूकता है, जागरूकता गांव गांव में गोष्ठियां करा करके लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जो है जिम्मेदार करना, जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। हमारे प्रशासनिक जितने कर्मचारी इकाई लगाए गए हैं, सभी लोग गाँव में भ्रमण करके दुखी पीटी गई, बैठकें की गई, अभी विकास करने में तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किसानों को बुलाए जा रहे हैं, किसानों को ये दिया जा रहा है कि अपने गौशाला में गायों को ले जाइए, वहां पर रखिए अच्छे रखिए। लेकिन किसान गौशाला में गाय न ले जाकर के वो क्या करता है कि सुबह शाम गाय को लगाए और दिन भर गाय को छोड़ दिए, तो मार्केट नहीं कहाँ बनेंगे बताइए। देखिए, सवाल आप जो भी कर लीजिए, इनसे जवाब इनका दूसरा रहेगा। आज तक इन लोगों ने कोई ठोस जवाब रखा नहीं अपने पास, कोई लॉजिक इनके पास नहीं। इन्होंने किया क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर 76,000 करोड़ रुपए गौशाला पे खर्चा हुआ फर्स्ट कैबिनेट में। उसके बाद दोबारा उसका बजट बना। हम कह रहे हैं कि ये गाय जो है, ऐसा तो है नहीं भैया कि गाय जो है कि एक साल में 2 बच्चा देने लगी भाजपा सरकार बनने के बाद। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा होता नहीं है। समस्या कहां पे है? बेसिक समस्या ये है कि जो हमारी क्षमता थी गाय गोरु भैंस पालने की, उस क्षमता की नस को भाजपा सरकार बनने के बाद वो किसानों की खेती महंगी करके उस क्षमता को भाजपा ने खत्म कर दिया और गाय गोरु बैल को छुट्टा छोड़ दिया गया। असली समस्या ये है। आज आप देखिए ना समस्या पे, आपको यूरिया खाद 2014 से पहले कै रुपए मिलता था? लगभग 150 रुपए। डीएपी आपको कै रुपए मिलता था? लगभग 350 रुपए। आज लगभग 1300 रुपए बिक रहा है। असली समस्या यहाँ पे है, ये लोग उस पे बात नहीं करेंगे। देखिए, किसान को पता है कि हमारा हित किस सरकार में है। कांग्रेस की सरकार में भी किसानों ने देखा है कि खादी का जितना बड़ा घोटाला ये अन्य सरकारों में किया गया है, अभी तो किसान आसानी से खाद पा जा रहा है। पहले तो खाद भी नहीं मिल पाती थी, लोग जाते थे वापस चले जाते थे। यहाँ किसान नेता पिंटू चौबे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किसानों को कितने परेशानी हो रही है खाद लेने में। पिंटू चौबे जी किसान नेता के साथ साथ नेता भी हैं और राजनीतिक दल से भी विरोध करते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी जनप्रतिनिधि भी हैं। इनको पता है। किसानों के बारे में नहीं, देखिए, ये पशु की समस्या बहुत ज्यादा है। ये सरकार में इस समय केवल ये जो राजेश ने कहा कि ये लोग का एक माध्यम बन चुका है। इतना पैसा आ रहा है, बजट आ रहा है, आपके तहसील में और ब्लॉक में आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि बजट कितना आ रहा है। और आप खर्च का पता जाकर के गांव में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खर्च कुछ न के बराबर है। ये केवल लूट का एक साधन है और ये पशु की समस्या सरकार हमें नहीं लग रहा है कि ये कर पाएगी इसका कोई व्यवस्था। देखिए, मैं तार्किक बात कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में यह घोषणा किया, पूरे देश में अपने संकल्प पत्र में लिखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। आप किसी किसान से पूछ लीजिए, यहाँ सभी किसान बैठे हैं, क्या किसी की आमदनी 2 गुनी हुई? दूसरी बात, सम्मानित मीडिया के साथी, आप लोग भी दिखाए टीवी चैनल पर, इस देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनते हैं और आप बीजेपी के लोग उनको बनाते हैं, उन्होंने इसी यूपी के विधानसभा चुनाव में हर रैलियों में, हर सभाओं में कहा कि 10 मार्च के बाद ये आवारा जानवर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? तो साथियों, आप लोग ये कहिए कि हमारी कारखाना, हमारी जो फैक्ट्री है भाजपा की, वो झूठ बोलने की है। आप कुछ भी कहेंगे, अरे जब आपका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उन्होंने घोषणा किया था कि 10 मार्च के बाद आवारा जानवर दिखाई नहीं पड़ेंगे। किसान नेता नहीं पिंटू चौबे जी बैठे हैं और एक भी किसानों का दबाव है। एक भी किसानों का अगर किसी ने सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान किया। आज किसान जो खुशहाल है, आप लोग तमाम आह्वान करते हैं, धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, तमाम बजट करते हैं, गांव-गांव से अपना पैसा दे करके किसानों को गांव से बनाने का काम करते हैं, तो फिर तहसील और ब्लॉक पर एक भी किसान नहीं आता। अगर किसान पीड़ित होता तो तहसील में क्यों नहीं आता है? कोई अपनी समस्या लेकर के अपना पैसा खर्च करके किराए पर ट्रैक्टर लगा करके आप लोग किसानों को बुलाने का काम करते हैं। किसान खुशहाल है, किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आज किसान नीचे तमाम जो खोले गए हैं, अगर उससे कहीं भी थोड़ी सी अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। सुनिए,
किसानों का सम्मान झुंझुना थमाने से नहीं हुआ कि आप किसान सम्मान निधि देखिए सम्मान निधि की बात करिए, नहीं समाजवादी पार्टी ने जवाब तो लेते जाइए, हम कहते हैं नहीं किसानों के सम्मान की बात आई, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद किसानों की चिंता कहाँ चली गई थी आपको? आज आपको चिंता है किसानों की, तो आज किसान तो खुशहाल है, किसान काम कर रहा है। आप 2000 रुपए झुंझुना मांगते हैं, लेकिन वही 2000 रुपए किसान के लिए तो सबकी नहीं है। और एक बार इनसे सवाल हम करेंगे भी, बार बार ये सवाल उठा रहा है जो सरकार है, जो पहले सरकार थी उस पर उसका भी कि यादवों को इस दौरान जब सरकार थी तो बहुत ही ज्यादा तादाद में नौकरियां मिली, तो इसका क्या राज है? ये आज भी दिखता है, इसका आखिर राज क्या है? जवाब दें। देखिए समाजवादी पार्टी जात पर बात नहीं करती, ये लोग जात के मुद्दे पर बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस सरकार में क्या यादव नौकरी नहीं पा रहे हैं? अगर वो योग्य है तो नौकरी पा रहे हैं, उसमें यादव पटेल कुशवाहा कुर्मी की बात नहीं है, जो योग्य है वो नौकरी ले रहा है। आइए जनता से सवाल, चलिए जनता के पास काफी इंतजार, क्या सवाल है पूछिए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2007 में बहन माया की उत्तर में सरकार बनी थी, इतना ज्यादा विकास हुआ था, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश हर गांव में रोड जोड़ दिया था, न लगे थे, किसानों की मसीहा थी, पूरे भारत में मायावती का नाम था, इतना ज्यादा विकास हुआ था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, इतना अत्याचार रहा है, न एक रोड पर नल लग रहे, सब किसान परेशान हो गए। ये जो बड़े बड़े पशु घूम रहे हैं मोटे तगड़े, ये सब गेहूं धान सब चढ़ जा रहे हैं, इसलिए जनता परेशान है। इस बार 2024 में बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत सरकार प्रधानमंत्री बनेगी और भाजपा सरकार से बड़ा साफ हो जाएगा। जब कार्य किए जा रहे थे तो सरकार गई थी, उसका हम जवाब देंगे। एक और सवाल मेरा सवाल है, जो लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं की है, आप अब मान लीजिए कि इस समय हम लोग सत्ता में हैं, तो लोग विपक्ष तो कहेंगे, अगर विपक्षी पार्टी कुछ बोलेगी नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा? पल्लू झाड़ के बोलेंगे। लेकिन हम ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी जैसी महिला आज यहाँ मीडिया के सामने बोल रही है। हमारी जैसी महिला 12 बजे रात 2 बजे रात कहीं सड़कों पे चल रही है। अनुराग जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, इस डिबेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मत ले जाइए। आप क्षेत्रीय लोग यहाँ सब बैठे हैं, क्षेत्रीय पत्रकार हैं, क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप यहाँ के विधायक और सांसदों के काम की गणना कीजिए, यहाँ के किसानों के हालात पर चर्चा करिए, यहाँ के लोकल मुद्दे पर चर्चा करिए कि यहाँ के क्षेत्र के विधायक क्या खा गए। उन्होंने 70% के ऊपर विद्यालय को दान दे दिया, कमीशन लेकर, दलाली लेकर, कोई विकास नहीं किया। सांसद खोजो अभियान चला 5 साल। तो जो लोकल मुद्दा है इसको राष्ट्रीय डिबेट में मत ले जाइए। मेरा आपसे आग्रह है कि लोकल मुद्दे पर रखिए, अभी सबकी पोल खुल जाएगी, इतने लोग यहाँ बैठे। आप ले आए, उस मुद्दे पर काफी रहते हैं। इसके बाद जी कुछ सवाल है? मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सीजन जब आता है तो मेढक शुरू हो गए ना बोलने के लिए, तो कुछ बच्चा तो है नहीं, तो दुकान चलाने के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत बोलेंगे। भाजपा सरकार, आपका कांग्रेस भी सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में सारी सरकार सपा बसपा और उसके बाद आपका आया भाजपा। तो भाजपा अगर इन्हें हो काम अच्छा में करवाता तो सरकार कैसे बनती? ये दुकान चलाने वाले हैं, दुकान चलाते रहे, फिर मतलब नहीं है, भाजपा फिर वापस आएंगे। इस बात आइए पीछे से सवाल लेते हैं, पीछे कुछ लोग जी। हम भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम यहाँ पे भाजपा की महिला नेता बैठी हैं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिया। आपको यह सोचना चाहिए, आपके समाज की महिला को हमारी सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। आपको शर्मानी चाहिए कि आपके समाज की महिला को कहाँ पर बैठा है, आपको कुर्सी पर बैठने में खुश हो रहा है। दूसरी बात, हम अपने प्रदेश के युवाओं की नौकरी पर सवाल करते हैं, वैकेंसी कब आएगी? हम सवाल चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, किसानों को नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, किसानों का जो फसल है उससे छुटकारा कब मिलेगा? जवाब दें,
क्या रोजगार मिलेगा किसानों को? देखिए, रोजगार के तमाम अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पहले नौजवानों को दफ्तर भरना पड़ता था, नौकरी खोजने के लिए दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था। अभी आपको पता है अनुराग जी, अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले बोलिए, अभी रोजगार मेला लगाया गया। रोजगार मेला में लगभग गाँव विकास खंड से 800 कुछ लोगों को नौकरी दी गई। तमाम ऐसे कार्य हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तमाम आप देखिए, ग्राम पंचायतों में पटेंशियल करने के लिए लोगों को आवेदन किया गया, लोगों को नियुक्तियां की गई। अभी ये जलतल विभाग से 15 ग्राम पंचायतों से लोगों को चयन किया गया, जिनके लिए अभी जुलाई और अगस्त में काम शुरू हो जाएंगे। तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। उनको कहीं रोकने की आवश्यकता नहीं है। आज पत्रकार से सवाल लेके बैठे। भाजपा से मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जल योजनाएं कर लिया जाए, संचालित की जा रही है जनता के हित के लिए। उदाहरण के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा सौभाग्य योजना, जिसका उद्देश्य था कि हर मजरे को विद्युतीकरण पहुंचाना है। लेकिन वो आज भी कई मजरे ऐसे हैं जहां 5 बल्लियों के सहारे लोग बिजली की आपूर्ति पा रहे हैं। जैसे हर घर पानी पहुंचाने का प्रधानमंत्री का सपना है, उन्होंने बड़े मंच से घोषणा भी किया था उन्होंने कि हर घर तक हम खुद पेयजल की आपूर्ति करेंगे। लेकिन आज गांव की बात छोड़ दीजिए, नगर पंचायत में भी, नगरों में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसा है कि ग्राम पंचायतों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, हमारी प्रदेश सरकार ने घोषणा किया कि हर घर को जल, हर घर में नल देने का काम हम लोगों ने किया और कर रहे हैं। देखिए, अभी ज्यादातर ग्राम पंचायतों में टंकियां बन चुकी हैं और ग्राम पंचायतों में नहीं बन चुकी हैं, वहां पर बन रही हैं। तो ये हमारा जो मिशन है 2024 तक हम सभी घर को जल देने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का टंकियां जितनी बनी है पेयजल आपूर्ति के लिए, सारी टंकियां 100% है। वो भी देखिए, आपके पड़ोस में तो हम भी चालू है। अभी नगर पंचायत को गाँव में हर घर में जल दिया जा रहा है। भाई, आप क्या की बात करें? नहीं, ऐसा है, हो सकता है आपकी पाइपलाइन खराब हो, लेकिन नगर पंचायत नहीं है। देखिए, आदर्श ग्राम पंचायत की बात आप मत करिए। आदर्श ग्राम पंचायत में टंकी बनाई गई, पानी के कनेक्शन किया गया है। उस 2024 तक हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। बागेश्वर में टंकी बनी है, लगभग 10 साल हो गया। 1.5 करोड़ की लागत से बनी है। 1.5 करोड़ की लागत से बागेश्वर में टंकी बनी है। उसके लिए हम कई बार प्रयास किए, डीएम के यहाँ भी हम लोग गए थे, अभी तक चालू नहीं हुआ। ये तो मान लीजिए चलिए, यहाँ तो कस्बा है, यहाँ तो कहीं न कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाती, वो बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ। तो 10 साल देखिए, बागेश्वर में जो था, अरे जवाब सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका गाँव पैदवार तो सांसद श्यामा चरण गुप्ता जी अब नहीं है, उन्होंने खोद लिया था और आज तक वो टंकी 100% बनकर पड़ी है। बड़े शर्म की बात है। सुनिए, आप वहाँ से 4-5 पदाधिकारी है भाजपा के, 4-5 नेता है भाजपा के, लेकिन वहाँ आज तक टंकी नहीं चल पाई। देखिए, टंकी क्या है, सुनिए, ग्राम पंचायत परिवार में आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत टंकी बनाई गई। उसके बाद कनेक्शन किए गए, कुछ कनेक्शन नहीं हो पाए हैं, जिससे पहल की जा रही है। कनेक्शन का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ग्राम पंचायत परिवार से ग्राम पंचायत था, दोनों ग्राम पंचायतों में कनेक्शन का कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा, पानी की सप्लाई करनी शुरू हो जाएगी। बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों पे, गंभीर मुद्दों पे सरकारों को बहुत बार बनते और बिगड़ते देखा गया और सरकार आपकी कितनी गंभीरता भी देख रही है, आप बताइए। देखिए, बिजली, पानी, सड़क की जो समस्या है ये पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये सुनिए, ये रहेगी, लेकिन सरकार जिस पर काम कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी, आप मूल्यांकन करिए। अब मूल्यांकन करने की बात है कि पहले सरकार में कितनी समस्या थी, हमारी सरकार में कितनी समस्या है। हमारी सरकार में बिजली की समस्या, पहले कनेक्शन लेने के लिए लोगों को दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, 10,000 रुपए बिजलियों को देना पड़ता था। हमने सौभाग्य योजना को ले आया। सौभाग्य योजना के अंदर सुनिए, हमारे जवाब पूछ गए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत
तमाम ऐसे गाँव में कैंप लगा करके हम लोगों ने निःशुल्क जो है कलेक्शन देने का काम किया और अपने से सर्वे करा करके प्रचार के बजाय आंकड़ों पर बात करिए, प्रचार के बजाय आंकड़ों पर बात करिए। आप वोट कितने घंटे की है ग्रामीण क्षेत्रों में? कहाँ नहीं है आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं है? अब है बिजली कहाँ कर रही है? देखिए मौसम खराब हुआ, पंखा गिर गया, तार गिर गया, तो भाई सरकार लेना पड़ता है। अरे हम तो लोकल समस्या के बारे में पूछना चाह रहे हैं भाजपा के नेताओं से। कुराव टाउन एरिया में अभी तक इनकी पतन शुरू हो गई है। यहाँ का जो चेयरमैन था हार गया है। रीजन यही था कि हरदम हिंदूवादी बातचीत करने वाले व्यक्ति को जब हमने आगाह किया था कि छठ पूजा होता है वहाँ पर मरे हुए पशुओं का पैसा ये लोग खा रहे हैं, मरे हुए पशुओं का पैसा खा रहे हैं। प्रावधान ये है कि मरे पशुओं को कहीं खोद करके गाड़ा जाता है। ये नेताजी भी हमारे गांव पड़रिया के ही रहने वाले हैं और पड़रिया नहर पर ले जाके नहर में मरे पशुओं को डाला जाता है। सभी ग्राम पंचायतों में पशुओं को मरे हुए पशुओं को रखने के लिए हरही और क्या नाम है ऐसे तमाम ग्राम पंचायतें की जमीनें सुरक्षित की गई हैं जहाँ पर लोग ले जाते हैं। अब हमको तो नहीं पता चला कि नहर में क्या है जो है भैंस और गाय मरी हुई फेंकी जाती है। अभी एक जो है सूचना हमको मिली थी, तत्काल चेयरमैन साहब ने उसकी व्यवस्था कराया और उसके बाद गड्ढा जैसे गड्ढा खुदा को भी बनवाने का काम किया गया। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत इंटेंशन से आप विरोधी पार्टी का चश्मा लगा करके या केवल विरोध की मानसिकता से आप बात करेंगे तो आपको अच्छाई नहीं देगी। लेकिन आप जब निष्पक्ष होकर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम दिखेगा, तब आपको चश्मा उतार कर देखना पड़ेगा। इधर नजर आप घुमाइए, लगभग 200-250 बीघे जमीन जलमग्न होने का शिकार रहती है। प्रतिवर्ष न बोई जाती है न काटी जाती है, अगर बोई भी जाती है तो उनकी फसल सड़ जाती है। 5 साल आपकी सरकार का पूरा हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि जनता केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुनती, तो सांसद और विधायक भी चुनती है। देखिए हर क्षेत्र के सांसद और विधायक की जिम्मेदारी होती है। जो समस्या थी, पानी की समस्या जो थी आप बता रहे हैं, नहरों का खुदाई किया गया, तमाम नहरें फट गई थी। लेकिन आप देखिए यही भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी तो आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाकर के देखिए जहाँ भी नहरें हैं, नहरों की खुदाई का काम बहुत तेजी से किया गया, नदियों को साफ करने का काम किया गया। तो नहर का जो नहर फटी हुई नहर थी उसको खुदाई करने का काम किया गया, पानी निकलेगा। कतई नहीं निकलेगा। आप खुदाई नहीं करते, केवल ये होता है कि उस पर बजट पास। अरे अभी आप देखिए आज भी स्वास्थ्य विभाग की बात करिए तो हर रोग की एक दवा पैरासीटामोल वहाँ दी जाती है। अगर बुखार की दवा बुखार अगर तो पैरासीटामोल ही तो दिया जाएगा, बुखार में दूसरी दवा कैसे दे देंगे भाई? केवल भगवान जी आपके तहसील कुराव में कितनी ग्राम पंचायत है? 115 ग्राम पंचायत है। 115 ग्राम पंचायतें, एक CSC है और PSC कितनी है आपको मालूम है? 11 है। सिर्फ 4? नहीं 11 काम कर रही है। सिर्फ 4 है? 11 काम कर रहे हैं। आपको जानकारी सकते रामगढ़, बड़ोखर, लड़ियारी, खीरी, आप उन PSCओं की स्थिति को कभी देखा है? बिल्कुल देखा है, हम लोग बराबर। खीरी की PSC की क्या स्थिति आप बताएं? काम कर रही है वहाँ पर, वहाँ जो भी पेशेंट जाते हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं, कृपया बताएं खीरी के PSC की क्या स्थिति? देखिए खीरी से कौन है? यहाँ खीरी से कौन है? कौन है खीरी का? न तो वहाँ कुर्सी है, न तो वहाँ कुर्सी है। काम कर रही है, सुनिए बिल्कुल काम कर रहे हैं। भगवान जी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति जो है वो बहुत ही अपने आप गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला काम कर रहा है, जो भी पेशेंट जाते हैं उनका इलाज हो रहा है, उनको दवाइयां मिल रही है और संतुष्ट रूप से काम कर रहे हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप हमारे पत्रकार हैं, हमारे पत्रकार हैं, हमारे पत्रकार नहीं, आप हमारे पत्रकार। मुझे नहीं लगा के दौरान में कि किसी भी पीड़िता का आपको न्यूज लिखा कि जो वहाँ से में गई हो और उसका इलाज होगा। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, दूसरे
बहुत बहुत हैं, बहुत मरीज हैं। सवाल करते हैं किस तरह से आप लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं सरकार को दोबारा से उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, किस तरह से विधानसभा चुनाव में कार्य किया जाए दोबारा से कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर संगठन के स्तर पे 2022 के इलेक्शन के बाद से जनता के तमाम जेन्युइन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है और जनता के बीच में जाकर के वर्तमान की जो हालात हैं, जिस सवालों पे आप लोगों ने सरकार की तरफ से, सरकारी पार्टी के तरफ से यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे आपने बहुत सारे घेर करके बातचीत किया है। उन सारे सवालों का जवाब जनता के बीच से कांग्रेस पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही है और निश्चित तौर पर हम लोग खास तौर से कोराव विधानसभा में गांव-गांव में मेंबरशिप अभियान चला करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। मनरेगा जैसी योजना जहां पे गरीब दबे कुचले लोगों को जीने का एक सहारा कांग्रेस पार्टी ने एक योजना लेके आई, तो जो पूरी दुनिया में उसको सहारा गया। जानद्रेस नाम के एक वैज्ञानिक अर्थशास्त्री जो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने मनरेगा का कॉन्सेप्ट लाया और आप घुमा दे रहे हैं बात को सीधे। तो आप किस तरह से विधानसभा चुनाव में कार्य कर रही है आपकी कांग्रेस? भैया, सवाल आपने जो किया मैं उसका जवाब दे रहा। हम जी, अगर आप शॉर्टकट में बुलवाना चाहते हैं इसी तरह निपटा लीजिए, ठीक है? आप समय लीजिए। देखिए, एक बात पे आप लोग 15 मिनट का समय ले रहे हो, एक बात पे आप 10 लोगों से बात करवा रहे हो, ठीक है? आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है? तो विधानसभा चुनाव में जनता के तमाम एजेंडों पे, चाहे वो सड़क बिजली पानी हो, चाहे वो खेती से संबंधित तमाम सवाल हो, अभी आने वाली 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि जनता के बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, आवारा पशु छुटकारा, तमाम जो गरीबों को पट्टा की जमीनें आवंटित हुई, आज तक कब्जा नहीं हुआ, तमाम सवालों पे 1 तारीख को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन तहसील कोराव में देने जा रहे हैं और जनता के जेन्युइन सवालों पे जो बात करेगा वह देश पे राज करेगा। ये हमारा एजेंडा है। देखिए, 2014 में हमारी सरकार बनी, 2019 में हमारी सरकार बनी, 2024 में हम एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन, क्या धरना प्रदर्शन आपको करना है, ये तो काम है। अभी राहुल गांधी जी पैदल चले पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर तक, लेकिन उस पर क्या बोलना चाहते हैं? गिनती पूरा ले लिया करिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, गिनती लेना चाहिए। राम कुमार कुशवाहा क्या किस तरह से वही फिर होगा, किस तरह से कमबैक बसपा फिर से उत्तर प्रदेश में करेगी? जी जवाब। देखिए, जनता जो है इनके कुशासन को 2014 से देख रही है। आज जनता त्राही कर रही है हर मोर्चे पर, चाहे किसान के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, संपर्क मार्ग रोड के मुद्दे पर और बिजली के मुद्दे पर, युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी जो अपनी कमियों के कारण ही सही, हमारा वोट का परसेंट गिरा, हमारे एमएलए कम हुए, लेकिन उसके बाद में आप देखे होंगे कि केवल पहला एक चुनाव 2022 के बाद बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ का उपचुनाव लड़ा। हमारा जहां 13% वोट था उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली चुनाव में, वहां हमारा परसेंट बढ़ करके 31% हो गया। हम लोग बूथ स्तर पर अपनी मजबूती बना रहे हैं। हर बूथ पर हमारे 10 कार्यकर्ता जो है मजबूती से लगे हैं। सेक्टर हमारा 10 बूथ का बना है। हमारे पदाधिकारी जो आज आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, तो हमारे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं और 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जनता को अगर इस सरकार में इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या
कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, जनता जो है 2007 से 12 जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी थी, जो यहाँ शासन था, जो जनता के द्वारा जनता का राज था, जो लॉ ऑर्डर था, आज लोग उसको याद कर रहे हैं। पता चला कि अगर कह दिया गया कि 10 बजे एसडीएम 10 बजे सीओ अपने कार्यालय में बैठेंगे, आप मीडिया के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि 9:55 पर सारे अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ जाते थे। और आज की स्थितियां क्या है? कोई अधिकारी बैठने वाला नहीं है। अगर कोई गया भी तहसील दिवस के नाम पर और थाना दिवस के नाम पर, एक भी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लोग बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं। सपा तो आप लोग विपक्ष में हैं, तो किस तरह से, जैसा उन्होंने कहा कि इस समय अधिकारी समय पर नहीं बैठ रहे, तो आप विपक्ष में किस तरह से अधिकारियों को क्या कोशिश नहीं कर रहे आप लोग? नहीं है, अधिकारी समय पर आए। जनता जान रही है, मीडिया के साथी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया है। हम समाजवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम सत्ता के लौलू नहीं हैं। हम संघर्ष के दम पर जनता के बीच में जा रहे हैं, हर मुद्दे पर उनको घेर रहे हैं। जैसे अभी माननीय भाई भगवान द्विवेदी ने कहा, पानी के लिए हम गांव नल और ट्यूबवेल लगवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बसहारा, सीकी, पसरा, कोयलरिया, बेलहट, लतीफपुर, दोथा, भोंगी, रतौरा, ढाव, पथरताल, यहाँ तक कि पथरताल भैकार बस्ती में चले जाइए, आपके यहाँ बैदवार मुसहर बस्ती है, दलित बस्तियों में आप जाइए, जो अपने खून पसीने से आप उनको ठगने का काम किया है, मतदान लेने का काम किया, उनके घर के चूल्हों को देखिए क्या स्थिति गुजर रही है। लोग 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों की स्थिति देखते हैं। चपड़ा फलाली के पूरा में चले जाइए, कोहरात में चले जाइए, सलैया, इसाता, जोरा, कोई हर जगह सुन जाइए, आप जाइए। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित 2024 में उत्तर प्रदेश में 50 सीट तक प्लस करेंगे हम लोग। देखिए जिस तरह से पूर्व की सरकारों को लोगों ने देखा, जिस तरह से माफियों का राज था, गुंडाराज, जंगलराज कायम था, आप लोगों ने देखा इन समाजवादी पार्टी सरकार में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थाना चलाया करते थे, तहसील चलाया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार जब तक चली है, आज जब से बनी है, आप देखिए कि राम राज्य कायम है, एकदम लोकतंत्र कायम है, कहीं भी किसी प्रकार को अनियमितता नहीं है। आप जाइए देखिए स्टेशन पर से बैठते हैं नहीं बैठते हैं, आप जाकर देखिए तहसीलदार अपने चंबल अच्छा काम करता ये गुंडागर्दी और ये माफियाओं की सरकार को जनता ने नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता ने एक जोर से माना है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार वाली बनेगी। विधानसभा चुनाव के समय किसानों का क्या हाल है, कैसे है, क्या संतुष्ट है सरकार क्या नहीं? सीधे पिंटू चौबे से जाते हैं। किसान तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन वोट देने के लिए केवल एक ही मुद्दा पर्याप्त नहीं होता। ये सच्चाई है कि आपके पास कष्ट 200 होंगे, लेकिन वोट देने की वजह भी 200 होगी। ये अलग बात है कि समस्या है और समस्या का निदान दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि देखिए किसान परेशान है, किसान जगह जगह रो रहा है, लेकिन इकट्ठा होकर लड़ नहीं रहा है। और जब तक किसी सरकार से आप लड़ेंगे नहीं, आपको कुछ हासिल होगा नहीं। तो अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो काम का तो कोई तोड़ नहीं है, तो कोई जोड़ है। जिसकी सरकार बनी हो, जनता अपना तय कर चुकी है। इसमें बहुत बेरोजगारी और महंगाई ये ऐसे स्थायी मुद्दे हैं, जब से धरती मतलब ये सरकारें चल रही है, जब से लोकतंत्र हुआ है तब से, और जब पूरी धरती खत्म होगी तब तक ये स्थायी मुद्दा है, इसका कभी कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस ने सन 52 में कहा था कि गरीबी हटाओ अभियान उन्होंने नारा दिया था, और वही कांग्रेस 2010 में 80% लोगों को भोजन की गारंटी योजना थी। तो जो सरकारें घोषणा करती है उसको पूरा नहीं कर पाती हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जनता में एक चीज और भी है कि बेरोजगारी को किस परिप्रेक्ष्य में कौन लेता है। सिर्फ नौकरी, अगर मैं एसडीएम बनूं, मैं थानेदार बनूं, मैं डीएम बनूं तभी रोजगार है, ऐसा नहीं है। अभी आप चौराहे पर जाइए, चैन पहने, मोटरसाइकिल बड़ी 2-2.5 लाख के लिए, अभी आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो भी बताएंगे बेरोजगार हो। इस टाइप की बेरोजगारी है, और ये वोट पर तय नहीं होगी। तो वोट कहीं जहां जानी है वहीं चली जाएगी, लेकिन वो यही कहेंगे मैं बेरोजगार हूं। वोट कहीं और ही जाएगी, लेकिन वो देखिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है।
अभी आपने देखा किसानों की बात अगर हम करना चाहते हैं तो किसान की बात अगर आप करिए, किसान सम्मान निधि किस सरकार ने देने का काम किया, किसान फसल बीमा योजना, किसानों को सम्मानित करने का कार्यक्रम। अभी आप देखिए मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से किसानों को किया, चुनाव के मुद्दे पर बोला कि क्या करो किसानों का, कि अब धान को पैसा नहीं मिला। देखिए सुनिए, किसान जो है चुनाव में धान तौल के लिए तमाम केंद्र बनाए गए, केंद्रों पर तौल की गई। जहां अगर तो थोड़ी भी शिकायत मिली तो उसका माननीय अपने क्षेत्रीय विधायक जी स्वयं जाकर के सर्वे किया और निरीक्षण किया और कहीं ऐसे नहीं मिलता उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, तुरंत कार्रवाई करने का काम किया। हमने 3-3, 4-4 सेंटरों पर करने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सवाल कमीशन का बात नहीं, कुछ दलालन का केंद्र रहा, नामित दलालन का, चाहे बेचा का लोग केंद्र खोलो हो चाहे पुरान करो। सवाल नेताजी आपने बहुत अच्छी बातें जो है किसान के लिए किया। ये बताइए, जब अन्य सरकारें थी तो 150 रुपए बोरी खाद की कीमत थी, आज जो है 500 रुपए बोरी है और उसके लिए किसान रात दिन लाइन में जो है खरीदने के लिए मजबूर है। महंगाई भाई, धान जो है 150 रुपए कुंटल थी, खादी 150 रुपए कुंटल थी, तो उस समय धान 500 रुपए कुंटल बिकती थी। आज हम धान जो है 2000 रुपए कुंटल खरीद रहे हैं। हमने धान को भी तो महंगे रेट पर खरीदने का काम किया, ऐसा नहीं है। एक सेकंड सवाल, मेरा सवाल चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अपना दल एस के हो, चाहे बहुजन के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो भी प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, सभी लोगों से है। अभी महेंद्र मिश्र जी ने स्वास्थ्य विभाग की समस्या को लेकर के एक बात उठाया, पैरासीटामॉल। ये तो निश्चित है कि सीएससी अस्पताल पे हर मर्ज की 4 दवाएं हैं, चाहे जो बीमारी हो। उसके बाद शर्म करनी चाहिए सभी लोगों को कि आज कोई महिला प्रसव से पीड़ित हो और उसको प्रसव करने में समस्या आ जाओ तो यहाँ सीजर करने वाला डॉक्टर नहीं है सीएससी में। आप लोग सो रहे हैं, यही मांडा में चले जाइए, वहाँ सीएससी में सीजर होता है, उराव में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं है? जवाब बिल्कुल यहाँ पर सीएससी में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, बराबर बैठ रहे हैं, महिलाओं का प्रसव भी बराबर कराया जा रहा है, कहीं भी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। जो भी अगर गंभीर महिलाएं, गंभीर पीड़ित महिलाएं अगर पहुंच रही हैं उनको रिफर करके आगे इलाहाबाद के लिए हम लोग प्रयागराज के लिए भेजने का काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ज्यादा समस्या हो, समय ना हो तो उसके लिए नहीं, अगर समय नहीं है तो हमारे डॉक्टर यहाँ परमानेंट बैठ रहे हैं भैया, 24 घंटे डॉक्टर बैठ रहे हैं। यहाँ डिबेट खत्म होने के बाद आप उठिए और आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ सीएससी में 2-2-3-3 डॉक्टर आपको मौजूद मिलेंगे। क्या बात सीएससी का भ्रष्टाचार हम एक नजर आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही अधीक्षक जो उमेश बने हैं इस समय, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, इनको पद से हटाया गया। जब ही समाजवादी पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केपी सिंह जैसे ईमानदार का ट्रांसफर इन्होंने किया। अब फिर से इन्होंने भ्रष्टाचारी को सीएससी में क्या हुआ यहाँ पर हम देखने के लिए कैसे हो रहा है।